स्वागत है आप सभी का एक नए लेक्चर में। इस वीडियो सीरीज में हम पीजीटी मैथमेटिक्स से रिलेटेड जो भी टॉपिक है या लेक्चरर मैथमेटिक्स से रिलेटेड जो भी टॉपिक है उनके बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें आज का टॉपिक है हमारा वेक्टर अलजेब्रा का लेक्चर 2। ठीक है, ये जो वीडियो सीरीज है ये मैथमेटिक्स से रिलेटेड कोई भी एग्जाम अगर आपके पास है उन सब के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाली है। इससे पहले हम कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में 5 से 6 वीडियो बना चुके हैं, आप वो देख सकते हैं। और इसी चैनल में प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे डिफरेंट टॉपिक के क्वेश्चन सेट, उनकी वीडियोस बनी है, आप वो चेक कर सकते हैं। लास्ट जो वीडियो थी या लेक्चर था उसमें हमने वेक्टर की बेसिक प्रॉपर्टी, वेक्टर होता है क्या है और डिफरेंट टाइप के वेक्टर क्या होते हैं उनके बारे में बात कर ली। और लास्ट जो टॉपिक था हमारा वहाँ पे वो था पोजिशनल वेक्टर। अगर प्लेन के ऊपर या 3 डायमेंशनल स्पेस के ऊपर हमारे पास कोई पॉइंट दे रखा है एक्स वाई जेड, तो इसका पोजिशनल वेक्टर क्या होता था, वो रहता था आपके पास ओपी, यानी कि इसका जो इनिशियल पॉइंट होता, हमेशा कोई भी वेक्टर बनाओगे आप स्पेस में, उसका इनिशियल पॉइंट अगर एक पॉइंट दे रखा ओरिजिन मानना हमने, तो इसका जो पोजिशनल वेक्टर बनता था वो बनता था एक्स आई वाई जे और जेड के। यहाँ पे आई जे के क्या होते थे, यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। अब जो दे रखा हमारे पास, अगर मैं यहाँ पे पहली हेडिंग की बात करूँ तो हमको यहाँ पे क्या चेक करना, वेक्टर जॉइनिंग बाई 2 पॉइंट्स। ठीक है, अब फिर से वही, अगर हमारे पास एक पॉइंट P x1 y1 z1 है और दूसरा पॉइंट Q x2 y2 और z2 है, ये क्या है आपके पास 3 डायमेंशनल स्पेस के पॉइंट है दोनों। ठीक है, मान के चलिए ये पॉइंट P है और ये पॉइंट आपके पास Q है। ठीक है, तो PQ वेक्टर क्या बनेगा, बेसिकली हमने ये फाइंड करना, वेक्टर जॉइनिंग बाय 2 पॉइंट, इस पॉइंट और इस पॉइंट को ज्वाइन करने वाला वेक्टर क्या बनेगा वो चेक करना। अगर मैं P का पोजिशनल वेक्टर फाइंड करूं तो ये क्या होगा हमारे पास OP क्या बन जाएगा x1i, ये हो जाएगा आपके पास x1i और y1j और z1k, ये हमारा एक वेक्टर OP है। अब दूसरा जो Q पॉइंट है इसको भी हम ज्वाइन कर देते हैं और एक वेक्टर बनाता हूं मैं यहाँ पे OQ, बेसिकली पॉइंट Q का पोजिशनल वेक्टर। तो यहाँ से मुझे मिलेगा पॉइंट क्या है इसके x2i y2j और z2k, ये हमारे 2 पॉइंट बन गए। जबकि हमको क्या चाहिए PQ वेक्टर, आप QP भी निकाल सकते, PQ भी निकाल सकते, जो चाहिए वो निकालेंगे। बाकी हमको पता है डायरेक्शन अगर डिफरेंट हो जाएगी तो माइनस साइन आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमको वेक्टर PQ चाहिए। अब अगर हम इस ट्राइंगल को देखते हैं तो वेक्टर क्या करते हैं, वेक्टर एडिशन में आपके पास क्या ट्राइंगुलर लॉ जो है वो होता, वो फॉलो करता बेसिकली। तो यहाँ पे ट्राइंगुलर लॉ में क्या, अगर ये O है, ये P है, Q है, तो OP और PQ, बेसिकली OP प्लस PQ कितना हो जाएगा अपने पास, ये बन जाएगा अपने पास कितना OQ वेक्टर, यही हमने लास्ट क्लास में देखा। ठीक है, अब OP वेक्टर क्या हो जाएगा, OP वेक्टर जो लिखा है यहाँ पे उसको लिख दीजिए। उससे पहले हमको PQ चाहिए ना वेक्टर, इस PQ वेक्टर को अलग कर दीजिए, जो OP है उसको राइट साइड ले जाइए, OQ माइनस OP, ये हो जाएगा हमारा वेक्टर फॉर्म। अब यहाँ पे हो क्या रहा, OQ वेक्टर में से OP वेक्टर हटा देना, OP वेक्टर हमको मिला हुआ, OQ भी हमको मिला हुआ। अब यहाँ पे माइनस क्या होगा, सब्सट्रैक्शन लॉ फॉलो करेगा ये, तो माइनस जब करना होता तो I J K क्या दिखाते हैं, डायरेक्शन कौन से एक्सिस की तरफ है या कौन से एक्सिस पे पॉइंट है। आपको जब ऑपरेशन लगाना एडिशन या सब्सट्रैक्शन तो वो ये इन पॉइंट्स के बीच लगेंगे, इन पॉइंट्स के बीच में। जब मैं OQ माइनस OP करता हूं तो मुझे x2 माइनस x1 करना होता और ये I यहाँ पे आ जाता। ठीक है, प्लस ये क्या हो जाएगा y2 माइनस y1 j आ जाएगा, प्लस z2 माइनस z1 और ये k आ जाएगा।
तो बेसिकली हमारा वेक्टर मिल चुका, जो कि क्या है, वेक्टर जॉइनिंग बाय 2 पॉइंट। जैसे अगर मैं यहाँ पे कोई एग्जांपल लूं, मेरे पास कोई पॉइंट P इक्वल टू -1 0 1 दे रखा और Q इक्वल टू मुझे दे रखा 0 2 1, ये दे रखा, और मुझे पूछा गया कि आप PQ वेक्टर निकालिए और QP वेक्टर निकालिए। ठीक है, तो यहाँ पे हो क्या रहा, हम डायरेक्ट याद रख सकते हैं इसको, P से Q पे जा रहे हैं ना, तो पहला पॉइंट क्या है, x2 जो कि Q का है, y2 जो कि Q का है, z2 जो कि Q का है। तो हमको क्या करना, जो टर्मिनल पॉइंट होगा, टर्मिनल पॉइंट उसके कंपोनेंट में से इनिशियल पॉइंट के कंपोनेंट को माइनस कर देना, बस सिंपल सा इतना, और वही हमारा वेक्टर बन जाएगा। जैसे मुझे PQ निकालना, तो इनिशियल ये है, टर्मिनल ये है, टर्मिनल 0 -1 कर दूंगा मैं, यहाँ पे I लगाऊंगा, प्लस ये क्या हो जाएगा 2 -0 j, ये हो जाएगा, और यहां से हम क्या कर देंगे इसको 1 -1 k। तो मेरा जो वेक्टर बन जाएगा फाइनली यहाँ पे, वो बन जाएगा आपके पास माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा I प्लस 2j प्लस 0.k, बेसिकली I प्लस 2j हमारा रिजल्टेंट वेक्टर है या रिक्वायर्ड वेक्टर। अब जब हम QP निकालेंगे तो Q इनिशियल हो जाएगा और P टर्मिनल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, टर्मिनल माइनस इनिशियल I प्लस टर्मिनल, टर्मिनल क्या हो जाएगा हमारे पास P 0 -2, ये J हो जाएगा, और 1 -1 ये K हो जाएगा। तो यहां से हमको जो वेक्टर मिलेगा -I, और ये कितना हो जाएगा -2j। वैसे भी हम जानते हैं कि ये जो QP वेक्टर है, उसका अगर PQ के साथ रिलेशन बनाई जाए तो QP दोनों का साइन अपोजिट जाएगा। ठीक है, एक हमने P से Q निकाला और दूसरा हम क्या निकाल रहे हैं, Q से P, तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते इससे माइनस कॉमन लोगे तो आपको ये मिलेगा। इस तरीके से आप बात करते हैं और ये बहुत काम की प्रॉपर्टी है। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारे पास, बेसिकली कुछ रिजल्ट है, पहले उन पे बात कर लेते हैं, फिर हम नेक्स्ट पर जाएंगे। अगर हमारे पास ABC 3 वेक्टर है और Mn जो है कोई स्केलर वैल्यूज है, तो वेक्टर जो है एडिशन में कॉम्यूटेटिव होते हैं, याद रखना, वेक्टर एडिशन इज ऑलवेज कॉम्यूटेटिव। अगर हमारे पास कोई वेक्टर दे कार्टेशियन फॉर्म में, ये अगर हमारे पास x1i और y1j z1k ये कोई वेक्टर है, x2i y2j z2k ये कोई वेक्टर है, a वेक्टर है और ये b वेक्टर है। जब इन दोनों का ऐड करोगे तो ऐड होने का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, कि आप कंपोनेंट को ऐड कर रहे हो, x1 प्लस x2 i प्लस y1 प्लस y2 j प्लस z1 प्लस z2 k, ये हो जाएगा आपके पास। ठीक है, अब आपको ये a प्लस b मिल गया। यहीं पे x1 और x2 क्या होंगी वैल्यूज, ये जो स्केलर वैल्यूज आएंगी, रियल सेल आप पॉइंट उठाओगे जब आपको कोई फिक्स कांस्टेंट वेक्टर देना होगा, तो इनको हम ऐसे लिख सकते हैं x2, इसको चेंज कर सकता हूँ ना मैं, इसको आप फर्स्ट में लेके आ सकता हूँ, इसको सेकंड में, इसको फर्स्ट में, इसको सेकंड में, इसको फर्स्ट में, इसको सेकंड में, ये हो जाएगा। उससे मुझे क्या मिल जाएगा, b प्लस a के बराबर वैल्यू मिल जाएगी। तो आपको याद रखना कॉम्यूटेटिव होता है हमेशा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को भी ये ट्रू करता है वेक्टर एडिशन। ठीक है, अगर आपने स्केलर का ऐड किया फिर वेक्टर लगाया, ये बराबर आएगा, पहले अलग अलग स्केलर में वेक्टर लगाया फिर दोनों को ऐड कर दिया। और सेम यहाँ पे भी अगर दो वेक्टर है उस पे आप किसी स्केलर वैल्यू को मल्टीप्लाई कर रहे हो वेक्टर को ऐड करने के बाद, या पहले आप दो अलग अलग वेक्टर पे स्केलर लगाओ फिर ऐड करो, वो भी बराबर आएगा। और ये प्रॉपर्टी mn वेक्टर a इक्वल टू m एन a वेक्टर a के बराबर होगा। तो ये बेसिक प्रॉपर्टीज है जो कि वैसे भी सभी को पता रहती है, अगर जिसको नहीं पता तो उनको याद रखना चाहिए। नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास
अगर एग्जाम देखा जाए टीजीटी पीजीटी तो उनके लिए स्केलर प्रोडक्ट और आपके पास जो है इसी को डॉट प्रोडक्ट भी बोला जाता है, साथ में वेक्टर प्रोडक्ट जिसको हम आगे पढ़ेंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले, इनसे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। अगर स्केलर प्रोडक्ट की बात की जाए तो नाम में ही देखिए आप, एक ऐसा प्रोडक्ट जिसका रिजल्टेंट हमेशा एक स्केलर वैल्यू आए, उसी को स्केलर प्रोडक्ट किया बोला जाएगा। लेकिन वेक्टर अलजेब्रा पढ़ रहे हैं तो प्रोडक्ट किसका कर रहे होंगे, वेक्टर का। अब हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट बेसिकली होता क्या, एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर बी है, इन दोनों वेक्टर में स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट को डिनोट किया जाता है इसको ए डॉट बी से। और इसकी डेफिनेशन क्या होती है कि दो वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट होता, पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दूसरे वेक्टर के मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट, और साथ में मल्टीप्लाइड बाय उसका दो वेक्टर के बीच के जो एंगल बन रहा होगा उसका कोसाइन। ठीक है, यानी कि ए डॉट बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। जहां पे ये जो थीटा होगा ना, ये मान के चलिए ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ये थीटा इसके बीच का एंगल होगा। और थीटा हमेशा क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बेसिकली लेते हैं हम। यहाँ पे जो हमारा थीटा रहेगा वो हमेशा पाई और 0 के बीच होगा। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है कि स्केलर प्रोडक्ट में जो एंगल होगा ये हमेशा कैसे लोगे आप, 0 और पाई के बीच का। ठीक है, यही आपके पास स्केलर प्रोडक्ट हो जाता। तो कोई भी वेक्टर दे रखा तो सबसे पहले उसका एंगल निकालो और उनके बीच का मैग्नीट्यूड निकालो, उन दोनों का मैग्नीट्यूड निकालो और उसको सॉल्व कर दीजिए। ठीक है, अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है, उस पर अगर हम बात करें तो सबसे पहली मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी रहती है स्केलर प्रोडक्ट में कि अगर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट किया जाए तो वो हमेशा कॉम्यूटेटिव होगा, जिसको आप देख भी सकते हैं। ए और बी अगर दो वेक्टर है तो इसका मतलब होता है, इसकी डेफिनेशन होती है मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा, जहां पे एंगल इन दोनों के बीच का होगा। ठीक है, क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या है, स्केलर वैल्यू है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी भी स्केलर वैल्यू है, और कॉस थीटा भी एक स्केलर वैल्यू आएगी, इसीलिए रिजल्टेंट इसका एक स्केलर वैल्यू होती है। ठीक है, अब देखो जरा यहाँ पे, अगर मैं मैग्नीट्यूड ऑफ बी को आगे लेके आता हूँ, मैग्नीट्यूड ऑफ ए को पीछे लेके जाता हूँ, यानी कि राइट साइड में लेके जाता हूँ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि दोनों स्केलर वैल्यूज और मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होता। ठीक है, कॉस थीटा को अपनी जगह रख दीजिए। अब डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मैं क्या कह सकता हूँ कि पहला वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर ये है, तो इसको मैं बी डॉट ए लिख सकता हूँ। ठीक है, इसीलिए हमेशा कॉम्यूटेटिव होती है। इसको कार्टेशियन फॉर्म में भी देखेंगे, वहां पे भी आपको चीजें पता चल जाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास, अगर आप इसी को देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा को, यहां पे देखिए अगर थीटा हमारे पास पाई बाई 2 हुआ, अगर हमारा जैसा कि हमने कहा कि जो दो वेक्टर है उनके बीच का एंगल क्या होगा, ये थीटा होगा। ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है। अब ये जो है ना वेक्टर, यहां तक हम बात करेंगे। ठीक है, यानी कि एक वेक्टर इसका जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में अगर बी। ठीक है, जैसे ये वेक्टर ऐसे नीचे आ जाएगा तो हम इसकी बात नहीं करेंगे क्योंकि एंगल ज्यादा हो जाएगा। इस समय हम एंगल इधर से लेंगे। ठीक है, फिर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेंगे लेकिन नेगेटिव ले लेंगे उसको। क्लियर है, इस तरीके से हम बात करेंगे। अब इस प्रोसेस में हो सकता है कि आपका बी ये हो, तो उस समय एंगल कितना बन जाएगा, 90 डिग्री पाई बाई 2। दो लाइन के बीच जब एंगल 90 डिग्री होता है तो उनको बोला जाता है परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर के लिए केस अगर हम देखें यहाँ पे, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए और बी की बात जब हम करते हैं तो वो तो स्केलर वैल्यूज आएंगी और डिपेंड करेंगी कि वेक्टर क्या है, तो ये कर सकते हम। लेकिन cos पाई बाई 2 सब जानते हैं कि इस वैल्यू 0 होती है, तो ये क्या बन जाएगा, a डॉट बी इक्वल टू 0। मतलब सीधा सा है कि अगर कभी ये बोला जाए कि दो वेक्टर दे रखे और दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा, इसका मतलब है कि वो दोनों वेक्टर एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है। इस तरीके से वो वेक्टर रहेंगे आपके पास हमेशा।
इस पे क्वेश्चन बनता, ठीक है। और यहीं पे अगर हम बात करेंगे नेक्स्ट पैरेलल के लिए भी, उससे पहले एक एग्जांपल है कि इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ पे क्या दे रखा क्वेश्चन, इफ a and b are two vectors such that a plus 2b and 5a dot 4b are perpendicular to each other then the angle between a and b is, ठीक है। यहाँ पे दे रखा, अगर हम इसको देखें वेक्टर a प्लस 2b को क्या बोला उसने कि ये एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है। एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होने का मतलब है कि इनके बीच जो एंगल बनने वाला वो आपका 90 डिग्री होगा, क्लियर है। अब और ए और बी के बीच की रिलेशन पूछी गई है, तो उसके लिए अगर हम बात करें यहाँ पे तो a प्लस 2b डॉट 5a माइनस 4b, ये क्या होना चाहिए, 0, क्लियर है। ये हो जाएगा हमारे पास। अब इस पे आने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को देखना पड़ेगा हमको, फिर हम इस क्वेश्चन पे आ सकते हैं, ठीक है। उससे पहले हम देख लें ये दूसरा क्वेश्चन, उस पर भी हम आएंगे। प्रॉपर्टी देख लें जरा, टू नॉन जीरो वेक्टर आर पैरेलल इफ एंड ओनली इफ थीटा इक्वल टू 0 और पाई। ऑब्वियसली ये क्या हो जाएगा आपके पास, अगर एक वेक्टर ये है, मान के चलिए वेक्टर था आपके पास ए वेक्टर, और इसी के ऊपर एक वेक्टर बी है जिसका मैग्नीट्यूड थोड़ा कम है, ये वेक्टर बी है, तो एक दूसरे के साथ कितने एंगल बना रहे हैं, 0। पैरेलल वेक्टर, पैरेलल दो वेक्टर जो एक दूसरे के ऊपर हो पैरेलल होंगे, या हो सकता वेक्टर ऐसे हो, ये भी क्या पैरेलल वेक्टर है, दोनों एंगल इनके बीच भी क्या 0। अब वहीं पे हो सकता वेक्टर ए की डायरेक्शन ये थी और वेक्टर बी की डायरेक्शन ये है, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो इनके बीच का एंगल कितना होता है, पाई। जब भी एंगल पाई हो तब आप क्या कह सकते हैं, या 0 हो, वो पैरेलल होंगे एक दूसरे के साथ। जब पैरेलल वेक्टर होंगे तब हम इसमें क्या कह सकते हैं, ए डॉट बी जो होगा उसकी वैल्यू कितनी आएगी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस 0। अगर थीटा 0 हुआ तो उस समय हमें जो वैल्यू मिलेगी वो वैल्यू मिलेगी यहाँ पे cos 0 1 होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। और जब हमारा थीटा क्या हो जाएगा, पाई होगा, तो ये बन जाएगा आपको मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी cos पाई। जब थीटा पाई था उस समय वैल्यू क्या मिलेगी हमारे पास, उस समय जो वैल्यू मिलेगी cos पाई होता -1, तो ये टोटल जो वैल्यू आएगी हमारे पास ए डॉट बी की वो आएगी मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी माइनस साइन, ठीक है। आगे जाके हम इसको रिजल्ट की फॉर्म में देखेंगे। ए डॉट बी की ये मिनिमम वैल्यू होती है, ए डॉट बी की ये मैक्सिमम वैल्यू होती है, इससे बड़ी वैल्यू नहीं मिल सकते, क्योंकि कॉस जो आप जानते -1 और 1 के बीच लाई करता, ठीक है, कॉस की जो रेंज होती है। तो इस तरीके से हम इस प्रॉपर्टी की बात करते हैं। नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये भी है कि आई डॉट आई क्या होता है, जे डॉट जे के डॉट के, आई डॉट जे डॉट के डॉट आई। जैसे देख पा रहे आप, आई डॉट आई जे डॉट जे, ये कितना होगा 1 और ये कितना हो जाएगा आपका 0। उसका कारण क्या, अगर हम आई डॉट आई की बात करें तो ये आई वेक्टर है, अगर आई वेक्टर को खुद के साथ ले तो ये पैरेलल वेक्टर है, पैरेलल वेक्टर है, साथ में एंगल कितना बना रहा है 0 डिग्री, एक दूसरे के ऊपर है, ऑब्वियसली एक ही लाइन की बात हो रही है, तो 0 डिग्री का एंगल बनेगा। 0 डिग्री का एंगल बनेगा तो कंडीशन आपके पास क्या आ जाएगी, ये वाली आएगी। उससे होगा क्या कि जब हम आई डॉट आई कर रहे हैं तो मैग्नीट्यूड ऑफ आई cos 0 1 होता है, आई जे के यूनिट वेक्टर होते हैं, तो इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, ओवरऑल 1। सेम जे के लिए भी के लिए भी, ये आपस में पैरेलल होते हैं, एंगल 0 बनाते हैं, इसलिए वैल्यू। अब जब हम आई जे की बात करते हैं डॉट प्रोडक्ट की, तो अगर ये एक्स एक्सिस है तो इस पे यूनिट वेक्टर आई होता, ये वाई एक्सिस है तो इस पे यूनिट वेक्टर जे होता,
और ये z एक्सिस है, ये वाला जो पेन रख रहा हूं मैं यहाँ पे, उसको पिक्चर की फॉर्म में ऐसे दिखाया जाता है, ये z एक्सिस है, लेकिन ये आपस में हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो ये परपेंडिकुलर होते हैं, परपेंडिकुलर होते तो एंगल π/2, उससे कॉस क्या हो जाएगा आपका 0 बन जाएगा, हमने देखा। तो इसीलिए वैल्यू i डॉट जे, दोनों परपेंडिकुलर है, जे के आपस में परपेंडिकुलर है, के आई आपस में परपेंडिकुलर है, तो ये वैल्यू 0 आएगी। ठीक है, इस तरीके से हम इसके बारे में बात करते हैं। और इसी को अगर जनरलाइज फॉर्म में देखा जाए, ठीक है, अगर आपके पास कोई वेक्टर है ए, उस वेक्टर का खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? कोई भी वेक्टर खुद के साथ हमेशा क्या होता? पैरेलल होता और एंगल 0 बनाता। आपने ये चीज याद रखनी है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए और कॉस 0 डिग्री, उससे क्या मिलेगा? मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर, जो कि हमारे पास ये प्रॉपर्टी भी है। ठीक है, हर एक वेक्टर खुद के साथ पैरेलल होता है, ये याद रखना, और उसकी वैल्यू आप ऐसे लिख सकते हैं। कोई भी वेक्टर अगर आपको, क्योंकि मैग्नीट्यूड क्या देता? मैग्नीट्यूड क्या देता? आपके पास पॉजिटिव वैल्यू देता, स्क्वायर भी पॉजिटिव वैल्यू देता। तो यहाँ पे आप ये भी कह सकते हैं, अगर किसी वेक्टर का स्क्वायर होगा ना दे रखा, तो उसका मतलब है डॉट, आपस में डॉट, और उसका मतलब है मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट आता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट है वो ओवर एडिशन अंडर मल्टीप्लिकेशन क्या करता? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को ट्रू करता है। मल्टीप्लिकेशन की जब मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे, तो डॉट प्रोडक्ट, यानी कि अगर a डॉट बी प्लस सी हो तो a b के साथ भी जाएगा और c के साथ भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यही प्रॉपर्टी का हमको उस क्वेश्चन में लगाना। ठीक है, और फिर अगर a प्लस बी है डॉट a माइनस बी है, तो इस पे भी जब हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे तो a डॉट a हो जाएगा और नेक्स्ट माइनस a डॉट b हो जाएगा, ये वेक्टर भी है साथ में, प्लस फिर b डॉट a हो जाएगा, फिर b माइनस b डॉट b हो जाएगा। इसकी जो वैल्यू होगी ये बनेगी वेक्टर a का स्क्वायर, इससे कैंसिल हो जाएगा। उसका कारण क्या? ये कॉम्यूटेटिव होता है डॉट प्रोडक्ट, और यहाँ से हमको मिलेगा माइनस b का स्क्वायर, और इन्हीं को हम मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये जो दे रखा है आपके पास, मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ b का स्क्वायर। इस तरीके से आप इसकी बात करते हो। तो अब मैं उस क्वेश्चन पे वापस आ सकता हूँ जिसको हम सॉल्व कर रहे थे। पहला क्वेश्चन यहाँ पे, जो कि दोनों वेक्टर, ये वेक्टर और ये वेक्टर के बीच क्या दे रखा? एंगल π/2, यानी कि परपेंडिकुलर। अब डिस्ट्रीब्यूट करिए इन वेक्टर्स को। a को इसके साथ करोगे 5 डॉट a का स्क्वायर, इसका इसके साथ करोगे माइनस 4 a डॉट b हो जाएगा, ये बनेगा आपके पास। अब इसको डिस्ट्रीब्यूट करो, प्लस ये क्या आ जाएगा आपके पास 10 b डॉट a, फिर इसका इसके साथ माइनस 8b स्क्वायर इक्वल टू 0 है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज देखिए जरा, ये क्या दे रखा आपके पास? 5a स्क्वायर, ये बन जाएगा आपके पास 5 मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर माइनस, अच्छा ये दोनों कॉम्यूटेटिव होते हैं, a डॉट b इक्वल टू b डॉट a, ये हो जाएगा आपके पास। तो यहां से जो वैल्यू मिलेगी आपको, ये बन जाएगी 6a डॉट b, ये 10 है और ये 4 है। ठीक है, 10 माइनस 4 कितना हो जाएगा? 6, और ये साइन भी क्या जाएगा इसका? प्लस, और ये आपके पास माइनस 8 मैग्नीट्यूड ऑफ b का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे इफ a एंड b आर टू वेक्टर सच दैट दिस देन परपेंडिकुलर टू इस। अब अगर a और b कोई आर्बिट्री वेक्टर हो तो इससे आगे नहीं सॉल्व कर सकते, इसीलिए यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा मिसिंग है। इफ a एंड b आर टू यूनिट वेक्टर्स, यूनिट वेक्टर्स ये होना चाहिए, फिर हमको वैल्यू मिल जाएगी। यूनिट वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड ऑफ a और मैग्नीट्यूड ऑफ b कितना हो जाएगा? 1। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं? 5 प्लस 6a डॉट b माइनस 8 मैग्नीट्यूड ऑफ दिस इज 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से 6a डॉट b इक्वल टू कितना आ गया आपके पास? ये हो जाएगा 8 माइनस का 5 प्लस का
3 आएगा, नेगेटिव में उस तरफ ले जाओगे तो +3। तो a डॉट b जो है यहाँ पे ये जो वैल्यू मिलेगी आपको ये मिलेगी 1/2। ठीक है, a डॉट b कितना हो जाएगा 1/2। अब जब बात आएगी एंगल की तो क्या हो जाएगा यहाँ देखो, a डॉट b का मतलब क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b cos थीटा इक्वल टू 1/2। यही है, क्योंकि ये दोनों यूनिट वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड इनका 1 होगा। cos थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2। अब cos थीटा 1/2 कब होता, जब थीटा की वैल्यू आप 60 डिग्री लोगे तब ये 1/2 होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसकी बात करते हैं और ये वैल्यु मिलती है हमको, या आंसर हो जाएगा यहाँ पे 60 डिग्री। अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करें यहाँ पे तो ये है, फॉर विच वैल्यू ऑफ p द वेक्टर दिस एंड दिस आर परपेंडिकुलर। दो वेक्टर किस वैल्यू के लिए परपेंडिकुलर होंगे। अब जो ये वेक्टर दे रखे, अगर यहाँ परपेंडिकुलर की कंडीशन चाहिए हमको तो उससे पहले हमको इसकी कार्टेशियन कंडीशन देखनी पड़ेगी। तो उसके लिए भी हमको क्या करना पड़ेगा, कार्टेशियन फॉर्म को इसकी देखनी पड़ेगी। अब अगर हम कार्टेशियन फॉर्म की बात करें, दो वेक्टर की कार्टेशियन फॉर्म की अगर हम बात करें तो यहाँ देखो a डॉट b, पहला वेक्टर इस फॉर्म में दे रखा, दूसरा वेक्टर इस फॉर्म में दे रखा। दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट मतलब x1i y1j z1k डॉट x2i प्लस y2j z2k। अब इससे पहले हमने क्या देखा कि जो वेक्टर है वो डॉट प्रोडक्ट के अंदर डिस्ट्रीब्यूटिव होते हैं। इसका मतलब है ये x1 पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा डॉट प्रोडक्ट, फिर इसके साथ करेगा, फिर इसके साथ करेगा। ठीक है, अब जब x1 को x2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो x1 इंटू x2 ये हो जाएगा, साथ में i डॉट i आ जाएगा। i डॉट i क्या है, पैरेलल वेक्टर, और पैरेलल वेक्टर यहाँ पे कितना देते हैं i डॉट i 1 वैल्यू, तो ये 1 हो जाएगा। प्लस नेक्स्ट जब हम बात करेंगे x1 का y2 के साथ मल्टीप्लाई जब करेंगे तो i किसके साथ जाएगा, j के साथ। अभी हमने देखा था इससे पहले i डॉट j कितना था, दोनों परपेंडिकुलर है तो 0। सेम ये जब इसके साथ जाएगा इसके साथ तो i डॉट k कितना हो जाएगा 0। इसीलिए ये वैल्यू और ये वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं है। इसके लिए कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब जब हम इसके लिए डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो y1 का मल्टीप्लाई x2 के साथ, ठीक है, उसी समय j डॉट i हो जाएगा, j डॉट i जो कि फिर से परपेंडिकुलर और 0 जाएगा। अब जब आप इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे तो j डॉट j 1 हो जाएगा, यहां से आपको y1 y2 मिलेगा। जब इसका मल्टीप्लाई आप डॉट प्रोडक्ट इसके साथ करोगे तो j डॉट k फिर से परपेंडिकुलर और 0 जाएगा। ऐसे सेम इसके लिए इसके साथ ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर k डॉट i, इसके साथ भी k डॉट j परपेंडिकुलर, लास्ट में बचा k डॉट k z1 z, ये मिलेगा आपको डॉट प्रोडक्ट। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी आप दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करते हैं और आपको कार्टेशियन फॉर्म में दे रखे, बेसिकली पॉइंट फॉर्म में दे रखे आपको, तो आपने क्या करना, i वाले को i के साथ, j वाले को j के साथ और k वाले को k के साथ मल्टीप्लाई कर देना, वही आपका आंसर आ जाएगा। अब जो पीछे क्वेश्चन है हमारे पास उसको अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या दे रखा, पॉइंट फॉर्म में दे रखा, यानी कार्टेशियन फॉर्म में दे रखा, आपके कंपोनेंट फॉर्म बेसिकली मैं कहूँ यहाँ पे तो दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट बोल रखा उसने कि ये परपेंडिकुलर कब होते हैं, जब डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ पे देखिए अगर a वेक्टर की बात की जाए तो वेक्टर है 3i प्लस 2j प्लस ये दे रखा हमारे पास 9k, और दूसरे वेक्टर की अगर बात की जाए b वेक्टर की तो ये दे रखा i प्लस pj प्लस 3k। तो i वाले का i के साथ, j वाले का j के साथ, k वाले का k के साथ, 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू p प्लस 9 इंटू 3। जब आप कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो ना तो आप ये वाला सिंबल करो या डॉट, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
डॉट और क्रॉस का फर्क तब पड़ता है जब वेक्टर हो आपके पास, ठीक है। यहाँ पे तो हमारे पास दोनों वैल्यू स्केलर है, चाहे तो मैं ऐसे कर दूं, ये दोनों वैल्यू स्केलर है ना, ये दोनों भी स्केलर, तो बेसिकली इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो 3 + 2p + 27 इक्वल टू 0, और ये कितना हो जाएगा 2p इक्वल टू 30 माइनस का 2 से 2 इसको कैंसिल करो -15, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन सॉल्व करना, बहुत बेसिक क्वेश्चन आते, जल्दी इसमें आपके पास जो पहला चैप्टर है उसके 30 क्वेश्चन का एक शीट का डिस्कशन हम करेंगे, जो कि जल्दी अपलोड कर दी जाएगी। जब तक ये कंप्लीट भी हो जाएगा तब तक आपको वो 30 क्वेश्चन की शीट, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, अलग अलग एग्जामों में पूछे गए, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपके पास, जैसे कि हमने पहले कहा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए डॉट बी क्या हो जाएगी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। उसका कारण साफ है, मैग्नीट्यूड अगर मैं बात करूं ए डॉट बी की, ए डॉट बी होता हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। अब जो थीटा बोल रखा वो पाई और 0 के बीच होगा, पाई और 0 के बीच, 0 पर जो है कॉस कितना वैल्यू देता 1, पाई पर -1 देता, और π/2 देखो तो यहाँ 0 देता। तो मैक्सिमम वैल्यू इस कॉस थीटा की है 1। जब आप मैक्सिमम वैल्यू कॉस थीटा की रखोगे, इनकी तो हमेशा पॉजिटिव ही आनी है मैग्नीट्यूड, तो मैक्सिमम वैल्यू जब 1 रखोगे तो आपको इधर मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी मिलेगा, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। जिस समय आप थीटा पाई लोगे उस समय आपको माइनस मिलेगा, माइनस साइन के कारण ये मिनिमम हो जाएगा, तो मिनिमम वैल्यू इसकी हो जाएगी। एक प्रॉपर्टी है ट्रायंगुलर प्रॉपर्टी, जिसको हमेशा याद रखते हैं आप, हर जगह मिल जाती है आपको। दो वेक्टर का सम का मैग्नीट्यूड अगर आप निकालते हो, ठीक है, वो हमेशा बराबर या छोटी होती है इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड के सम के बराबर, ठीक है। एक प्रॉपर्टी ये है, ये भी आप याद करें, लेकिन यहाँ पे माइनस साइन होगा, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ठीक है। इस तरीके से आपके पास ये प्रॉपर्टीज है और कुछ एग्जाम्पल थे। अब नेक्स्ट है हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट बेसिकली क्या होता, अगर हमारे पास दो वेक्टर ए और बी दे रखे, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ इसके, दो वेक्टर ए और बी दे रखे हमारे पास, इन दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट, यानी कि ऐसा प्रोडक्ट जिससे हमको रिजल्टेंट एक वेक्टर आए। तो डेफिनेशन क्या कहती है, इफ ए एंड बी आर टू वेक्टर्स देन द क्रॉस प्रोडक्ट क्या कैसे डिफाइन किया जाता, ए क्रॉस बी, ये सिंबल है इसका क्रॉस, इज इक्वल टू वाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। अब जो इसके बीच का एंगल होगा ना, ए और बी के बीच का एंगल, उसका साइन लेना आपने, साइन थीटा। अब अगर ये देखा जाए, ये मैग्नीट्यूड है, ये मैग्नीट्यूड है, साइन थीटा भी -1 और 1 के बीच होता है, अभी तो ये स्केलर वैल्यू है। अब इसको बनाना हमने एक वेक्टर बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक यूनिट नॉर्मल वेक्टर या यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए एंड बी, ठीक है। आपने एन कैप से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया इसमें। अब ये स्केलर वैल्यू इस वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके क्या कर देगी, आपको एक रिजल्टेंट वेक्टर दे देगी। यही यहाँ पे क्या होता, क्रॉस प्रोडक्ट होता। अब क्रॉस प्रोडक्ट में भी आगे मैंने प्रॉपर्टीज लिखी हुई है, जो एंगल होगा ये भी यहाँ पे पाई और 0 के बीच होना चाहिए। ये जो एन कैप होगा इसका मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होगा, यूनिट नॉर्मल वेक्टर, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, वही सेम जैसे अभी तक हमने अपने डॉट प्रोडक्ट के लिए बात की थी, ये इसके बीच का एंगल है, ठीक है। अब जो ये एन कैप होता है ना, ये परपेंडिकुलर वेक्टर होता है ए और बी दोनों के। ये कोई प्लेन है, इसकी ए और बी दो एडजेसेंट साइड है, इनके ऊपर एन कैप परपेंडिकुलर होता, ठीक है। तो इस तरीके से हम बात कर सकते हैं इसकी। अगर रिजल्ट की बात करें यहाँ पे, तो जो ए बी होता है ना, जैसा मैंने अभी कहा, ये ए और बी दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर होता, क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा परपेंडिकुलर आएगा, ठीक है। और दूसरा जो थीटा होगा यहाँ पे, ये एंगल होगा ए और बी के बीच में, इसमें कोई डाउट नहीं है। एन कैप इज अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू दिस, और एन कैप को आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अगर मैं कहूँ आपको ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ठीक है, ये
n वेक्टर होता, लेकिन ये वाला जो वेक्टर, अभी तो मैंने यूनिट वेक्टर बना दिया इसको, a और b दो वेक्टर अगर है, उन दोनों वेक्टर का अगर क्रॉस प्रोडक्ट किया जाए तो जो क्रॉस प्रोडक्ट आता है वो क्या होता है आपके पास, हमेशा इन दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर वेक्टर होता। ठीक है, तो इसीलिए एन कैप को क्या लिखा जा सकता है, a क्रॉस b अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b, डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड इसलिए क्योंकि यूनिट वेक्टर है। जब आप इसका डिवाइड करोगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b, जो कि क्या आ जाएगा 1। तो जब भी आपको दो गिवन वेक्टर के ऊपर एक परपेंडिकुलर वेक्टर चाहिए होगा तो आप ये निकाल दीजिए सीधे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं कि एक प्रॉपर्टी हमारे पास लास्ट में रखी है, जो ए बी और एन होते हैं ना, ये राइट हैंड स्क्रू रूल को फॉलो करते। राइट हैंड स्क्रू रूल क्या रहता कि जब भी आप अपने राइट हैंड को, ठीक है, ए से बी का क्रॉस कर रहे हैं, जब भी आप अपने राइट हैंड को जिसका क्रॉस जिसके साथ कर रहे हैं उस पे रखेंगे तो और उसके साथ उसकी तरफ मोड़ेंगे अपने हैंड को जिससे आपने क्रॉस करना ए का, तो जब ये थंब बाहर की तरफ रहता तो उसको बोलते हैं यूनिट नॉर्मल आउटवर्ड, यानी कि पॉजिटिव होता है उस समय। और जब आपको बी क्रॉस ए करना होगा तो बी की तरफ आपका हैंड रहेगा और उस समय आपका जो थंब होगा ये अंदर की तरफ आएगा और इस तरीके से जाएगा आपका। ठीक है, एक ही तरफ क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं आप, तो हमारा जो ये थंब है यानी कि यूनिट नॉर्मल है, ये अंदर की तरफ जा रहा। सिंपली आप ऐसे भी समझ सकते हैं इसको कि अगर कोई प्लेन है, कागज का टुकड़ा मान के चलिए एक प्लेन, ठीक है, इसमें वेक्टर ये b है, ये वेक्टर a है, तो जब परपेंडिकुलर की बात आएगी ना किसी भी कागज के एक साइड पर, आप एक लाइन आप ऊपर की तरफ दे सकते हैं, एक लाइन आप नीचे की तरफ, यानी कि पेंसिल को ऊपर की तरफ से भी परपेंडिकुलर रख सकते हैं, नीचे की तरफ से परपेंडिकुलर, बस दोनों की डायरेक्शन डिफरेंट हो जाएंगी। जब ऊपर की तरफ रखा है तो डायरेक्शन ऊपर की तरफ जाएगी और इधर अपोजिट डायरेक्शन, तो अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ पे n जो है n कैप, ये हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा, इसमें नेगेटिव डायरेक्शन में होगा n, बस ये भी आपने याद रखना। ठीक है, अब जो प्रॉपर्टीज है यहाँ पे, तो a क्रॉस b इक्वल टू क्या होता है, माइनस b क्रॉस a, यानी कि कॉम्यूटेटिव नहीं रहता। उसका रीजन ये है सिंपल सा कि जब हम a क्रॉस b की बात करते हैं ना, तो मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b साइन थीटा और n कैप, ठीक है, ए से बी की तरफ राइट हैंड थंब ए बी, ये इस तरीके से, तो ये आउटवर्ड रहता। और जब हम वहीं पे बी क्रॉस ए की बात करें, बी से ए की तरफ आते तो थंब हमारा अंदर की तरफ रहता, इसीलिए हमारा जो वेक्टर एन कैप बना रहे हम, वो यूनिट वेक्टर तो है लेकिन डायरेक्शन उसकी नेगेटिव है। अब ये इस माइनस साइन के कारण ये दोनों बराबर नहीं रहते। ठीक है, तो जब भी a क्रॉस b को b क्रॉस a के बराबर लाना होगा तो एक वेक्टर को माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इन दोनों में से कोई एक, इसीलिए कॉम्यूटेटिव नहीं रहता। लेकिन जब आप इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, अगर हम इसके मैग्नीट्यूड की बात करेंगे a क्रॉस b, तो मैग्नीट्यूड किसके बराबर आ जाएगा, b क्रॉस a के। ये हमने आगे प्रॉपर्टी लिखी हुई होगी, मैग्नीट्यूड से क्या हो जाता, माइनस प्लस में जाएगा। ठीक है, अब a क्रॉस b का जब मैग्नीट्यूड निकालेंगे हम, तो n कैप का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा 1, ये पहले से स्केलर है, ये स्केलर है, ये स्केलर है, तो आपके पास ये वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, अब साइन थीटा को मैं डायरेक्ट विदाउट मॉड क्यों ले रहा हूं, क्योंकि साइन थीटा हम जानते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट दोनों जगह पॉजिटिव होती है, तो इस पे मॉड लगाने की कोई जरूरत नहीं है। 0 से पाई तक अगर आप साइन को देखें, आप ग्राफ भी बना सकते हैं 0 से लेकर पाई तक, 0 से लेकर पाई तक, ये क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है, तो इसीलिए मॉड लगाने की जरूरत नहीं है। अब देखो, अगर एंगल 0 हो या पाई हो, दोनों कंडीशन में साइन कितनी वैल्यू देता, 0 वैल्यू देता। 0 वैल्यू देगा तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0। अगर आपको परपेंडिकुलर के लिए सॉल्व करना क्वेश्चन, तो डॉट प्रोडक्ट पे जाइए, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट 0 देता।
अगर आपको पैरेलल के लिए क्वेश्चन सॉल्व करना तब आप क्रॉस प्रोडक्ट में जाइए, क्योंकि जब दो वेक्टर पैरेलल होंगे तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा क्या आएगा, जीरो। इफ एंड ओनली कंडीशन है, इफ टू वेक्टर आर पैरेलल वेक्टर देन द क्रॉस प्रोडक्ट इज ऑलवेज जीरो। इस तरीके से हम इसकी बात करेंगे। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, अगर वेक्टर ए को देखे उसका क्रॉस प्रोडक्ट ए के साथ किया जाए तो जीरो आएगा। ऑब्वियसली अभी पहले बात की हमने कि ये ए वेक्टर खुद के साथ क्या होता, हमेशा पैरेलल होता, इसलिए वो जीरो देगा। तो जहां पे भी आपको बात आती है आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के, ये जीरो जाएगा। उसका रीजन क्या है, ये वेक्टर खुद के साथ क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। और जब हम बात करते हैं आई क्रॉस जे, अब यहाँ पे देखो जरा, ये होता हमारे पास, ठीक है, अगर ये x है, ये y है और ये z है, z एक्सिस है, तो ये i वेक्टर यूनिट वेक्टर, ये j वेक्टर यूनिट वेक्टर और ये k वेक्टर। अब जब हम i का क्रॉस प्रोडक्ट j के साथ करेंगे तो i का क्रॉस प्रोडक्ट j के साथ, तो ये परपेंडिकुलर है इसके ऊपर, और इस प्लेन के ऊपर, इस प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर वेक्टर कौन होता है, हमेशा k। ये जो z एक्सिस का यूनिट वेक्टर है वो y और x के बनने वाले प्लेन के ऊपर क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। इसीलिए i क्रॉस j इक्वल टू कितना होता है, हमेशा k। ये k वैल्यू के बराबर होता। अब j क्रॉस k की बात करें, जब हम j को k के साथ मल्टीप्लाई करें तब भी आउटवर्ड होता, लेकिन इस प्लेन के ऊपर हमेशा परपेंडिकुलर ये होता है। ये आप ज्योमेट्री में भी पढ़ते हैं, ठीक है। YZ प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर कौन रहता है, एक्स प्लेन, और एक्स के ऊपर यूनिट वेक्टर है I। ये आंसर आ जाएगा इसका। जब K और I की बात आती है, K ये जो है आपके पास इस तरीके से, इसका प्रोडक्ट इसके साथ करते हैं तो ये भी राइट हैंड थंब रूल को फॉलो करता और बाहर की तरफ रहता, तो इसीलिए यहाँ पे K क्रॉस I क्या आ जाएगा, J, ठीक है। लेकिन अगर आप उल्टा रिवर्स करो, इसका I का J का I के साथ करो तो अंदर की तरफ रहेगा, तो इसका अपोजिट, ये K वेक्टर है ना, इसका अपोजिट वेक्टर क्या होगा, माइनस K, तो इसीलिए माइनस K। जब आप I क्रॉस K करते हो, I क्रॉस K, ये अपोजिट हो गया, तो ये अंदर की तरफ क्या होगा, X और Z प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर कौन होता, J, तो इसका अपोजिट वेक्टर परपेंडिकुलर कौन होगा, माइनस J, इसीलिए इसका वैल्यू माइनस J। K क्रॉस J, जब आप K क्रॉस J करोगे ऊपर की तरफ तो ये आपको क्या देगा, इन जनरल आपको ये वैल्यूज याद रखनी है इस तरीके से कि अगर आप, ये I वेक्टर है, ये J वेक्टर है, ये K वेक्टर है, अगर आप इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करते हो यानी कि I क्रॉस J, तो आपका आंसर K होगा जो बचा, और इसका और इसका क्रॉस प्रोडक्ट करते हो, इसके इसका, तो आपका आंसर ये होगा। इसका और इसका क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो आपका आंसर ये होगा। जब आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलोगे यहाँ पे तो आपका आंसर पॉजिटिव होगा। जब आप रिवर्स चलोगे, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे, तब आपको माइनस वैल्यू आएगी। यानी कि मैं यहाँ पे बनाऊँ, ये I है और ये आपके पास K है और ये आपके पास J है, पोजीशन वही रखनी है। जब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे क्रॉस प्रोडक्ट में, तो जो ये बचा वो माइनस में आ जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए, I क्रॉस ये K क्रॉस I जब हम कर रहे हैं तो आपको J मिलेगा, और I क्रॉस K जब कर रहे हैं हम तो माइनस J मिलेगा। इस तरीके से आपने ये याद रखना, इस तरफ कर रहे हो तो पॉजिटिव, इस तरफ कर रहे हो तो नेगेटिव। क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा डिस्ट्रीब्यूटिव होगा, यानी कि अगर A क्रॉस B प्लस C है तो A क्रॉस B प्लस A क्रॉस C हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को ये भी हमेशा फॉलो करता, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन है हमारे पास, फॉर एनी 3 वेक्टर A B C देन द वैल्यू ऑफ दिस, ये क्या होगी। अगर A B C 3 वेक्टर है तो इनकी वैल्यू क्या होगी। यहाँ पे देखिए, A क्रॉस B प्लस C, B क्रॉस C प्लस A प्लस C क्रॉस A प्लस B हमारे पास दे रखे हैं।
ठीक है, जब आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो ए क्रॉस बी, ए क्रॉस सी, बी क्रॉस सी, बी क्रॉस ए, सी क्रॉस ए, सी क्रॉस बी, ये आ जाएगा। ठीक है, अब ए क्रॉस बी को देखिए और बी क्रॉस ए को देखिए, इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होती। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं ए क्रॉस बी जो है माइनस ए क्रॉस बी के साथ आ जाएगा, ए क्रॉस सी किसके साथ आ जाएगा, माइनस सी क्रॉस ए, माइनस ए क्रॉस सी, यानी कि मैं सी क्रॉस ए की जगह क्या रख रहा हूं, माइनस ए क्रॉस सी, प्लस बी क्रॉस सी की जगह हम क्या यहाँ पे इसको किसके साथ लेके जाएंगे, सी क्रॉस बी की, लेकिन जब हम बी क्रॉस सी रखेंगे तो माइनस में आएगा और इससे कैंसिल हो जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा और हमारा आंसर आएगा एक जीरो वेक्टर, क्योंकि ये वेक्टर फॉर्म में सारे और वेक्टर का जब ऐड करोगे तो वेक्टर आएगा, इसीलिए क्या हो जाएगा आपका एक जीरो वेक्टर हो जाएगा। इस तरीके से आपको इन चीजों को याद रखना। अगर यहीं पे मैं नेक्स्ट बात कर दूं तो लैग्रेंजेस आइडेंटिटी है एक हमारे पास, जो कि क्या होती है, ए क्रॉस बी का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए डॉट बी का स्क्वायर। नाम से याद रखना इस प्रॉपर्टी को। अगर मैं यहीं पे सॉल्व करूं इसको तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा और एन कैप का स्क्वायर ये हो जाएगा, और इसी को मैं लिख सकता हूं मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डॉट एन कैप का स्क्वायर, और ये बन जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर, साइन को लिख सकते हैं हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, एन कैप क्या हो जाएगा, एन कैप को मैं ऐसे लिख सकता हूं एन कैप डॉट एन कैप, जो कि दोनों क्या है, एक ही वेक्टर है बेसिकली और एक वेक्टर खुद के पैरेलल होता, इसीलिए कितना वैल्यू दे देगा यहाँ पे 1, डॉट प्रोडक्ट में 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको वैल्यू मिल जाएगी ये, और इसी को जब हम आगे सॉल्व करते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस स्क्वायर थीटा, इसको लिख सकते हैं हम वेक्टर ए का स्क्वायर वेक्टर बी का स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी कॉस थीटा, तीनों क्या है, स्क्वायर में है, तो इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ से ए बी कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे ए डॉट बी, इसका स्क्वायर, और ये पहले आ चुका, तो इस तरीके से आपने ये करना। ठीक है, अब दो रिजल्ट है इसमें, द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम विद द साइड ए एंड बी इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। सिंपल है, पैरेललोग्राम हमारे पास एक दे रखा जिसकी साइड, एक साइड आपके पास ए है दूसरी साइड बी है, ये दे रखा। किसी भी पैरेललोग्राम का जो एरिया होता वो रहता बेस इनटू हाइट। ठीक है, बेस कितना, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ये वेक्टर है ना, बेस इसका ये है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए आएगा, हाइट मान के चलो ये दे दो h, हाइट इसका क्या हो जाएगा h। अब जब h की वैल्यू निकालते a और b के बीच एक एंगल थीटा बनता। अब यहाँ पे मेरे को हाइट मिल रखी, जब मैं इसकी बात करता हूँ इसके लेंथ की, तो ये मैग्नीट्यूड हो जाता, मैग्नीट्यूड से लेंथ मिल जाती हमको, ये मिल रखा मुझे, ये मिल रखा, तो मैं एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाऊंगा यहाँ पे जिसमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस यूज होता, वो क्या होता, साइन थीटा। साइन थीटा इक्वल टू कितना हो जाता, परपेंडिकुलर यानी कि हाइट अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ये हो जाएगा। अब यहाँ से हाइट इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास, मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा, इसकी वैल्यू यहाँ पे रख दो, ये क्या हो जाएगा आपके पास, अगर मैं लिखूं मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा। ठीक है, ये क्रॉस जो है यहाँ पे दो स्केलर के बीच मल्टीप्लिकेशन है, वो क्रॉस प्रोडक्ट जैसा नहीं है कि ये वाला इसके जैसा नहीं है ये। ठीक है, क्योंकि स्केलर वैल्यूज है, तो आप चाहें तो इसको यहाँ से हटा दो और ये वैल्यू बन जाएगी मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ये ए है। अब अगर आप a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड करते हो तो आपको यही वैल्यू मिलती, जो कि किसके बराबर है, मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस
इसीलिए किसी भी पैरेललोग्राम का जो मैग्नीट्यूड मतलब एरिया रहता वो क्या रहता, आपने उन दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कर देना और उसका मैग्नीट्यूड निकाल देना। अब है एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल जब निकालेंगे ना तो यहाँ पे देखो ये पैरेललोग्राम है जिसकी दोनों साइड क्या आपके पास, एक की साइड ये ए है, ये साइड बी है। इसको क्या कर दीजिए, हाफ कर दीजिए, डायगोनल दे दीजिए तो एग्जैक्टली हाफ हो जाता है पैरेललोग्राम। ठीक है, अगर हाफ कर दिया आपने तो ये वेक्टर ये इसके बराबर होता, ठीक है, ये वेक्टर इसके बराबर होता, तो ये एक ट्राइंगल बन गया। तो आपने सीधा क्या करना, पैरेललोग्राम का जो एरिया होगा उसको हाफ कर दिया, वही आपका क्या मिल गया, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल जिसकी साइड ए और बी है। ठीक है, अब कार्टेशियन फॉर्म में अगर कंपोनेंट फॉर्म में मेरे पास अगर वेक्टर दे रखे हैं तो उनका जब मुझे ए क्रॉस बी फाइंड करना होगा ना तो इसमें भी आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से सॉल्व करेंगे टोटल, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ए क्रॉस बी हमेशा बराबर आएगा आई जे के, और यहाँ पे आपने फर्स्ट सेकंड रो जो होगी उसमें आपने रखने फर्स्ट वेक्टर के कंपोनेंट, और थर्ड रो जो होगी उसमें रखने आपने सेकंड वेक्टर के कंपोनेंट, और उसका क्या कर देना, डिटर्मिनेंट बनाया आपने, इसकी वैल्यू निकाल देनी, यही क्रॉस प्रोडक्ट हो। जैसे अगर मेरे पास एक वेक्टर आई प्लस जे है, दूसरा वेक्टर है आई माइनस जे, किसी ने कहा कि ए क्रॉस बी निकालो तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, आई जे के। फर्स्ट वेक्टर का आई का कंपोनेंट, आई का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, जे का कोफिशिएंट भी 1 है, के नहीं है तो उसकी जगह 0 रखेंगे, और यहाँ पे आई का कोफिशिएंट कितना अपने पास 1 है, जे का -1 है, के नहीं है तो 0 जाएगा। अब यहाँ पे आई की वैल्यू जब निकालेंगे ना, मतलब डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो इसके रेस्पेक्ट में वैल्यू निकालते, इसको छोड़ के इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, 0 माइनस जे इसके लिए निकालते तो इस पूरी रो को छोड़ देते, इस कॉलम को छोड़ देते, इसका मल्टीप्लाई 0, इसका मल्टीप्लाई 0, फिर के लिए क्या करते -1 -2 ये आंसर हो जाएगा इसका। इस तरीके से हम क्रॉस प्रोडक्ट को करते हैं। अब यहाँ पे एक एग्जांपल है मेरे पास लास्ट, यहाँ पे क्या दे रखा, व्हाट इज द वेक्टर whose magnitude is 3 and is perpendicular to both vector a and b। वो वेक्टर फाइंड करिए जो वेक्टर a और b के ऊपर परपेंडिकुलर है, दोनों के ऊपर, वो फाइंड करना हमने। अगर हमारे पास दो वेक्टर है और उन दो वेक्टर के ऊपर परपेंडिकुलर वेक्टर चाहिए हमको, तो वो हमेशा क्या होगा, ये वेक्टर होगा n। ठीक है, एन कैप निकालेंगे, यूनिट वेक्टर बनेगा, और इनके ऊपर परपेंडिकुलर बेसिकली ए क्रॉस बी होता जब हम उसको सिर्फ एन वेक्टर बनाएंगे। जब यूनिट वेक्टर बनाएंगे तो कैप लगाएंगे। तो ए क्रॉस बी जब मैं यहाँ पे निकालता हूं तो क्या आता है वो चेक करो, आई जे के लगाओ, वेक्टर ए क्या, आई प्लस जे, आई का कोफिशिएंट 1 है, जे का कोफिशिएंट 1 है, के का कोफिशिएंट 0। दूसरे में क्या, बी जे प्लस के, 0 1 1, यहाँ पे आई का कोफिशिएंट 1 है, के का कोफिशिएंट भी 1 है। तो इसकी जब वैल्यू निकालोगे तो आई ये होगा 1 - 0 माइनस जे ये होगा 1 - 0 प्लस के, ये कितना हो जाएगा 1 - 0, ये हो जाएगा आई माइनस जे प्लस के, ये वेक्टर बन गया हमको। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा गया आपके पास कि आप वेक्टर बताइए उसका मैग्नीट्यूड आपके पास क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए। अब 3 वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमको एन कैप फाइंड करना पड़ेगा, यूनिट जो यूनिट वेक्टर होगा वो फाइंड करना पड़ेगा इसके अलोंग। तो ये बन जाएगा आपके पास आई माइनस जे प्लस के डिवाइडेड बाय √1 + 1 + 1। किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता, कोई वेक्टर है हमारे पास xi + yj + zk, इसका मैग्नीट्यूड लास्ट क्लास में देखोगा ये होता मैग्नीट्यूड ऑफ ये,
तो ये बन जाएगा आपके पास i माइनस जे प्लस के डिवाइडेड बाय ये। लेकिन हमको क्या चाहिए, ये तो यूनिट वेक्टर मिला, हमको चाहिए 3 मैग्नीट्यूड का। तो इस पे क्या बन जाएगा, हमारा जो न्यू वेक्टर होगा वो बन जाएगा आपके पास 3 इंटू आई प्लस आई माइनस जे प्लस के डिवाइडेड बाई √3। √3 से √3 कैंसिल कर दो तो बनेगा √3 आई माइनस जे प्लस के, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से स्केलर मल्टीप्लिकेशन या डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट अगर हम बात करें वो कंप्लीट हो जाता है। इस पे और जो रिजल्ट रहेंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और इससे आगे, ठीक है। और जल्दी इस पे एक शीट का डिस्कशन भी करेंगे।